ऐसी कोई गलती न करे जिससे महिला सुरक्षा में कहीं से भी उस पर आपत्तिजनक बात सामने आ पाए या उनसे कोई ऐसी गलती ना हो जो कहीं ना कहीं वो कल्प्रिट हो जाएं। तो शुरुआत तो अपने घर से करनी होगी। तो दाता हम पर विश्वास क्यों करें, ये मैं सभी वोटरों को भी कहता हूँ। लोगों को लगता है कि मैं विरोध कर रहा हूँ, तो चलिए विरोध ही सही। मैं समस्याओं के निरंतर समाधान के लिए उसमें प्रयासरत रहा पहले भी और आगे भी रहूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज के इस स्पेशल एपिसोड में डन न्यूज खबरें आप तक की पूरी टीम आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती है। तो आइए करते हैं नगर निकाय चुनाव की बात डन न्यूज के साथ। जैसा कि लगातार हम आपको नगर निगम के भावी मेयर उम्मीदवारों से मिलवा रहे हैं, इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व वार्ड पार्षद समाज सेवी मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी। तो आइए हम देखते हैं उनसे यह सीधा साक्षात्कार। नमस्कार, सबसे पहले तो डन न्यूज के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज दूसरी बार आपसे साक्षात्कार का मौका मिला है, तो सबसे पहले आप डन न्यूज के माध्यम से मधुबनी की तमाम जनता को क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके साथ मेरा ये दूसरा इंटरव्यू है, लेकिन दिन पर ये मेरा 5वां इंटरव्यू है। और मैं आपके माध्यम से मधुबनी की जनता, आपके दर्शकों तक अपनी बात रखता आया हूँ। आपने ये मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि हम सीधे मुद्दे पे आते हैं और हम बात कर रहे हैं मधुबनी नगर निकाय चुनाव की, और आपने मधुबनी नगर निगम के लिए मेयर प्रत्याशी के लिए दावेदार बनकर दर्जनों प्रत्याशियों की भीड़ में उतरे हैं और आप उसके लिए क्षेत्र में कार्य भी विभिन्न प्रकार से कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो अब तक मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आपने क्या क्या कार्य किए हैं? मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जो भी काम होता है वो अपने स्तर से हम कर रहे हैं। जैसे पर्सनल मीटिंग, अब रहा कि बहुत सारे लोगों से इतना बड़ा क्षेत्र है तो सबसे पर्सनली मीटिंग तो नहीं की जा सकती। फिर डोर टू डोर का जो एक अभियान है वो, फिर सभा के माध्यम से सैकड़ों लोगों को संबोधित करके एक साथ अपनी बात को रखना। क्योंकि एक बात अगर मधुबनी नगर निगम के कॉन्टेक्स्ट में हम समझाना चाहें तो एक एक आदमी को समझाने में आधा से 1 घंटा लगेगा, या उनसे बात करने में, उनकी बात को समझने में भी मुझे समय लगेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो सबसे अच्छा माध्यम तो डोर टू डोर है और व्यक्तिगत जो मुलाकात है वो है। लेकिन जब सैकड़ों लोगों को एक साथ समझाना होता है तो उसके लिए जनसभा के माध्यम से भी हम लोगों से मुखातिब होते हैं और उनके पास हम अपनी बात रखते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और फिर उनके समस्याओं के समाधान के लिए जो हो सकता है हम प्रयास करते हैं। और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सिर्फ बातें नहीं करता, और अगर कोई समस्या है तो उसके समूल समाधान की बात और कैसे वो समाप्त होगा, जो भी समस्याएं हैं उस पर मैं चर्चा ही नहीं, उस पर मैं कोशिश करके धरातल पर लाके उस समस्या को दूर भी करूंगा। तो आपके नज़र से आपको क्या लगता है कि यहाँ नगर निगम में सबसे मूल समस्याएं कैसी है? मधुबनी नगर निगम की सबसे बड़ी समस्या, अभी तो बरसात का दिन नहीं है, लेकिन जैसे ही बरसात का दिन आएगा तो सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी जल जमाव की।
ये चाहे वो बी.एन. झा कॉलोनी हो, आदर्श नगर कॉलोनी हो, तिरुत कॉलोनी, जितनी भी कॉलोनीज़ हैं, और उसके बाद जब बारिश थोड़ी सी और बढ़ती है तो पुराने इलाकों में कोई ऐसा इलाका नहीं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ जल जमाव की समस्या नहीं रहती है। एक बैंक कॉलोनी है बगल में, वहाँ भी लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ता है। बी.एन. झा कॉलोनी में भी घर छोड़कर जाना पड़ता है, लोगों को दूसरी जगह आश्रय लेना पड़ता है। तो मेरा प्रयास है कि जो सबसे बड़ी समस्या है, इस बार उस समस्या से लोगों को दो चार नहीं होना पड़े, उस समस्या का समाधान हो। संभवतः अगर मैं उस कुर्सी पर पहुंचा तो मेरी कोशिश ही नहीं, मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि जहां पर सम्प हाउसेस की ज़रूरत है, बहुत सारा ऐसा कॉलोनी है जहां से पानी की निकासी अब काफ़ी दुर्लभ हो गया है। तो जैसे आपने कुछ तो योजनाएं बनाई होगी कि इस पानी की निकासी आप कैसे करेंगे, या लोगों को समस्या से राहत मिलेगी कैसे? देखिए, सबसे पहली बात है, कॉन्टोर मैप के अकॉर्डिंग कोई भी नाले का निर्माण, कैनाल का जो निर्माण हुआ है पूर्व में, जो अंग्रेज़ के वक्त में हुआ, आप देखती होंगी कि, और यहाँ के लोग भी देखते हैं कि नाले की कनेक्टिविटी वहाँ तक सही से नहीं हो पा रही है। और किस नाले के निकासी कहाँ जाना है, उसको ध्यान में रखकर ही नाले का निर्माण होना चाहिए, जो यहाँ अभी तक नहीं हुआ है। क्योंकि इतनी कुछ समझ भी नहीं है, और अगर समझाने का प्रयास कीजिए, जैसा कि मैं करता भी रहा, तो लोगों को लगता है कि मैं विरोध कर रहा हूँ। तो चलिए, विरोध ही सही, मैं समस्याओं के निरंतर समाधान के लिए उसमें प्रयासरत रहा पहले भी और आगे भी रहूँगा। और कॉन्टोर मैप के अकॉर्डिंग जो जहाँ का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, भौगोलिक कंडीशन है, उसके मुताबिक पानी को, चाहे वो नाले का पानी हो या बारिश का पानी हो, बरसात के दिनों का, उस कैनाल में उसकी कनेक्टिविटी हो, ये मेरा प्रयास रहेगा। और मुझे पता है कि कुछ ऐसे भी वार्ड हैं, कुछ ऐसी भी कॉलोनीज़ हैं जहाँ से पानी की निकासी काफ़ी दुर्लभ है। तो वहाँ सम्प हाउस की अगर ज़रूरत है, वहाँ सम्प हाउस बनवाकर परमानेंट बेस पर उसको हटाया जाएगा, पानी को समाप्त किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। तो जैसा कि मधुबनी नगर निगम में कुल 45 वार्ड हैं, और आपका जनसंपर्क अभियान जो है वो लगातार 2-3 महीने से जारी है, डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चल रहा है। तो अब तक आपने कितने क्षेत्रों का भ्रमण कर लिया है? देखिए, क्षेत्र बहुत बड़ा है, कहने को अगर सिर्फ दौड़ना हो, सिर्फ डोर टू डोर दौड़ते हुए जाना हो, तब तो कहेंगे कि मैंने बहुत सारे क्षेत्रों का, कुछ ही क्षेत्र बचा हुआ जहाँ मैं नहीं गया। लेकिन अगर डोर टू डोर भी मैं कांटेक्ट करता हूँ, तो लोगों के पास अपनी बात रखने में एवरेज 5 मिनट लग जाता है, कहीं 2 मिनट, कहीं 1 मिनट, कहीं 10 मिनट भी लगता है। तो क्या लोग बात रखने वक्त हिचकिचाते हैं, आके सीधा बात रखते हैं, बात करना चाहते हैं कि नहीं यहाँ के लोग? बहुत हर किस्म के लोग हैं, जैसे प्रत्याशियों में बहुत सारे किस्म के लोग हैं, उसी प्रकार से जनता में भी तरह तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो अपनी बात निर्भीकता से, स्वेच्छा से रखते हैं। कुछ लोग हैं जिनको कहना पड़ता है कि भाई अपनी समस्याओं को बताइए, क्या समस्या है। कुछ लोग हैं जो काफ़ी शर्मीले होते हैं, वो समस्याओं में घिरे हैं फिर भी अपनी बात नहीं रख पाते हैं। तो समस्याएं तो हैं, और बात मान के चले किसी कॉलोनी में किसी आदमी ने कुछ बातें रखी और कुछ लोग बात नहीं रख पाए, तो वहाँ की जो समस्या है किसी 2-4 लोगों के माध्यम से सामने आ गई, तो मोटा मोटी उसके ही मुताबिक उस कार्य को पूरा करने की योजना है मेरी। तो जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है, लोगों से बातें हो रही है, तो इस बातचीत के दरमियान मैं ये चीज़ जानना चाहूँगी कि बतौर मतदाता अगर आप खुद को देखें कि अगर कोई मोहम्मद शाहजहां अंसारी प्रत्याशी के तौर पर हैं, तो बतौर मतदाता आप उनको चुनेंगे या नहीं चुनेंगे, और अगर चुनेंगे तो क्यों चुनेंगे, अगर मतदाता की नज़र से देखें तो? अगर मतदाता की नज़र से हम देखें तो यकीनन शाहजहां अंसारी, मैं प्रत्याशी हूँ, आप मुझे हटा दीजिए, मुझे जनता की जगह पर बैठा दीजिए, और अगर कोई शाहजहां अंसारी जिसको मैं जानता हूँ कि वो क्या है, तो मेरा वोट केवल और केवल मोहम्मद शाहजहां अंसारी को जाएगा। और शाहजहां अंसारी का नाम, भले शाहजहां अंसारी नहीं हो कैंडिडेट, वो कोई भी हो, चाहे वो शंकर झा हो, चाहे किसी भी मज़हब से, जाति से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, अगर मुझे लगेगा कि उनमें वही खूबियां हैं जो शाहजहां अंसारी में हैं, तो मेरा वोट उनके लिए सुनिश्चित होगा।
तो मतदाता पर विश्वास क्यों करे? ऐसी कोई वजह जो आप मतदाता को देना चाहे, या उनके पास पहले से ऐसी कोई वजह मौजूद है जो मतदाता इतने दर्जनों प्रत्याशियों की भीड़ में आप पर ही विश्वास करके आपको ही वोट दे, आपको ही उस कुर्सी पर बिठाए और आप पर विश्वास करे कि आप उनके कार्य को अच्छी तरीके से कर पाएंगे, उनकी समस्याओं का निदान भी कर पाएंगे? मतदाता हम पर विश्वास क्यों करें, ये मैं सभी वोटरों को भी कहता हूं कि आप किसी को वोट क्यों दें। या मैं खुद से सवाल करता हूं कि कोई मतदाता मुझे वोट क्यों दे। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण। बिल्कुल, क्यों ना दे उसके बाद में क्यों दे, ये ज़रूरी है। कुछ लोग हैं जिन्हें लगता है कि भाई सब हमारे ही वोटर हैं। मेरा मानना है कि मतदाता मुझे क्यों वोट दें, तो उसमें सबसे बड़ी वजह है कि मेरा पिछला कार्यकाल देखें, मेरे पिछली जीवन ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाएं। अगर उसमें कोई त्रुटि, कोई कमी, कुछ खामी मिले तो वो मुझे वोट न दे। अगर मेरा जीवन, मेरा कार्यकाल और मेरा जो सोशल एक्टिविटी है, जब से मैं राजनीतिक जीवन जी रहा हूँ या सोशल लाइफ जी रहा हूँ, उन 25 सालों में अगर मैंने कुछ गलत किया है, देखिए कि गलती इंसान से होती है, लेकिन जानबूझ के की गई गलती को गलती नहीं कहते, उसको गुनाह कहते हैं, उसको पाप कहते हैं। तो मैं फरिश्ता नहीं हूँ, मैं ये दावा नहीं करता कि गलती मुझसे नहीं हुई होगी, लेकिन वो गलती अनजाने में हुई होगी। अब वो ऐसी गलती होगी, छोटी मोटी गलती होगी जिसको माफ़ किया जा सकता है। मैंने जानबूझ के कोई ऐसा गुनाह, कोई ऐसा पाप नहीं किया जिसके लिए मुझे माफ़ नहीं किया जा सके। इस बात के लिए मैं बिल्कुल सजग था, सजग हूँ और सजग रहूँगा। मेरा कहना है कि आप मेरा ही नहीं, सभी प्रत्याशियों का पास्ट, भूतकाल खंगालिए, वर्तमान खंगालिए, मेरा साफ़ सुथरा निकले, मुझे वोट कीजिए। अगर लगे आपको कि शाहजहां के भूतकाल में, पास्ट में, पिछली ज़िंदगी में गड़बड़ी है, वोट मत कीजिए। और अगर साफ़ सुथरा है, क्लीन है, कहीं से कोई दाग नहीं है, तो मैं तो चाहूँगा ही कि जनता, समस्त मतदाता मेरा साथ दें, क्योंकि इस बार आपको, जनता को चुनने की आज़ादी है। और सबसे आसान इस बार का चुनाव, मैं एक मिसाल देकर समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि आप किसी पार्टी बेसिस पर चुनाव हो रहा है, उसको चुन रहे हैं, किसी पार्टी के कैंडिडेट को। अब ए पार्टी है, उस ए पार्टी ने किसी बेईमान को टिकट दे दिया। अब कोई बी पार्टी है, किसी चोर को टिकट दे दिया। कोई सी डी इस तरह से पार्टी है, जो तमाम जिस किसी को भी टिकट मिला उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी त्रुटियां हैं। अब उसी में से किसी को आपको चुनना है, तो जनता प्रयास करती है कि जो सबसे कम भ्रष्ट हो उसको चुने। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो आपको इस चुनाव से रोकता है। आपको पार्टी की विचारधारा और पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको नहीं चुनना है, आपको चुनना है व्यक्ति को और व्यक्तित्व को। आप देखिए कि किस व्यक्ति में उसका व्यक्तित्व, किस व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसकी पिछली ज़िंदगी साफ सुथरी रही है, उसमें कहीं से पार्टी नहीं आ रहा है। क्योंकि पार्टी का, तो मैंने कहा कि अगर पार्टी किसी ऐसे लोगों को टिकट देती है तो वहाँ पर मजबूरी हो जाती है जनता को। नोटा भी नहीं है इसमें, नगर निकाय के चुनाव में नोटा भी नहीं है। या तो आप घर में सोए रहेंगे, वोट गिराने नहीं जाएंगे, और अगर गिराने जाएंगे तो किसी को चुनना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है जनता के लिए इस बार, कि जनता उसको चुने जिसका कार्यकाल, जिसकी ज़िंदगी साफ़ सुथरी गुजरी हो। हाँ, एक बात मैं यहाँ पर जोड़ रहा हूँ, कुछ लोग एक्सीडेंटल ईमानदार भी होते हैं। अब एक्सीडेंटल ईमानदार कहते किसको हैं? बेईमानी का मौका नहीं मिला, हम ईमानदार हैं। मुझे बेईमानी का मौका मिला है, उसके बावजूद मैंने बेईमानी नहीं की है। तो आपको ये जज करना होगा कि आपको जिनको भी चुनना है, तो आपको बेईमान को नहीं चुनना है, ईमानदार को चुनना है, कर्मठ को चुनना है। जो एकदम से नए हैं तो वो एकदम ईमानदार कहलाएंगे, ऑब्वियसली कहलाएंगे। वो मैं उनको एक्सीडेंटल ईमानदार इसलिए कहता हूँ क्योंकि उनको बेईमानी का मौका ही नहीं मिला। जिनको बेईमानी का मौका मिला और उन्होंने बेईमानी नहीं किया, चाहे वो शाहजहां अंसारी हो या शंकर झा हो, कोई हो, आप उनको चुनिए, क्योंकि इस बार आपके हाथों में ताकत है और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसको आप ज़ाया न होने दें। इस बार के चुनाव से आपके मधुबनी की दशा और दिशा बदल सकती है और इस अचीवमेंट को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए।
तो जैसे कि मधुबनी की दशा और दिशा बदलने की बात हो रही है, तो मधुबनी के जो मतदाता हैं वो मूलतः विकास चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, खुद को सुरक्षित देखना चाहते हैं, जो दयनीय स्थिति है उससे उबरना चाहते हैं। तो मैं सुरक्षा के दृष्टिकोण पे आना चाहूँगी। तो यहाँ महिला सुरक्षा को लेकर सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि अभी भी जो है कि विभिन्न प्रकार की घटनाएं जो लगातार देखने को मिल रही है, अभी हाल ही में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। तो जब चाहती है कि मधुबनी एक मॉडल शहर बने, तो महिलाएं जो हैं वो अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करेंगी, इसके लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? महिलाएं सुरक्षित महसूस करें अपने आप को, सबसे पहले तो लोगों को अगर परिवर्तन देखना है कहीं, तो सबसे पहला काम यह करना है कि अपने आप में परिवर्तन लाना है। मैं महात्मा गांधी का जो कोट है, अगर आप बदलाव देखना चाहते हैं तो आप स्वयं में बदलाव लाइए। तो उस बदलाव के लिए हम लोगों को जागरूक करते हैं, जागृत करते हैं, स्वयं में बदलाव ला चुके हैं। वैसे बहुत ज़्यादा बदलाव लाने की आवश्यकता पड़ी नहीं मुझे, बचपन से ही मैं ऐसा ही हूँ। महिला सुरक्षा को लेकर अब देखिए लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, तो अगर कदम ताल करके प्रशासन के साथ मिलजुल कर काम किया जाए और जगह जगह जहाँ पर भी अगर ये खदशा है, ये ख़तरा है कि यहाँ पर कुछ ऑकरेंस हो सकता है, घटना हो सकती है, सीसीटीवी एक नया हथियार है, उसका प्रयोग किया जाए, जगह जगह लगाया जाए। लोगों को कानून का डर होना चाहिए। इसके लिए कहीं से भी लोग बायस्ड नहीं हों। मान के चलिए मैं प्रशासनिक पदाधिकारी हूँ या मेरे पास ताकत है, उस ताकत का मैं अगर सही इस्तेमाल करता हूँ, जो कल्प्रिट हैं उनको अगर सज़ा दी जाए, उसमें मैं ये नहीं देखूं कि ये फ़लाँ आदमी जिसने कोई घटना किया है, किसी गलत काम को किया है, वो मेरा कितना करीबी है। अगर इस बात को मैं अपने अंदर से निकाल फेंकता हूं और मेरे करीबी भी अगर गलती करते हैं और वो सज़ा पाते हैं, तो ऐसे में अपराधियों के दिलों में खौफ आएगा, डर पैदा होगा। तब तमाम जितनी भी तरीके सुरक्षा है, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो, उनको सुरक्षित महसूस होगा। और शुरुआत तो मुझे स्वयं से करनी होगी, अपने बच्चों से करनी होगी, हमारे बच्चों को सिखलाना होगा। तो यहाँ तो देखा गया है कि घर में जो बच्चे होते हैं, बच्चियों पर बहुत सारी पाबंदियाँ होती हैं, लेकिन जब उसी घर का लड़का है, उस पर माँ बाप कोई पाबंदी नहीं लगाते हैं। वो चाहे जितनी मनमर्जी गलत काम को अंजाम दे सकें और उस पर सवाल भी नहीं उठता है। तो सवाल जितना रिस्ट्रिक्शन बच्चियों पर है, लड़कियों पर है, औरतों पर है, वही रिस्ट्रिक्शन आपको मर्दों पर, लड़कों पर, बच्चों पर भी होना चाहिए। जब समाज में ये भेदभाव मिटेगा तो महिला सुरक्षा की भावना स्वतः लोगों के जहन में आएगी, जीवन में। जब ये लोगों के जीवन में आ जाएगा और लोग महिला का आदर करना शुरू करेंगे, तो आपको महिला सुरक्षा में बेहतरीन सुधार होगा। और हमको अगर समाज बदलने की अगर ज़रूरत है, तो हर महाज पर, हर फ्रंट पर समाज बदलना है। चाहे महिला सुरक्षा हो, शुरुआत महिला सुरक्षा की शुरुआत मैं दावे के साथ कहता हूँ अपने घर से होनी चाहिए। हमारे घर के बच्चे, लड़के ऐसी कोई गलती न करें जिससे महिला सुरक्षा में कहीं से भी उस पर आपत्तिजनक बात सामने आ पाए, या उनसे कोई ऐसी गलती ना हो जो कहीं ना कहीं वो कल्प्रिट हो जाएं। तो शुरुआत तो अपने घर से करनी होगी। तो चूंकि हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो अभी लगातार आप देख रहे हैं क्षेत्र में चोरी की घटनाएं भी बहुत ज़्यादा हो रही है। घरों में चोरियां हो रही है, ठीक है, रास्ते चलते मोटरसाइकिल चोरी जो इन दिनों आम बना हुआ है, बैंक के बाहर लगा हो, किसी छोटे दुकान के बाहर लगा हो, रास्ते चलते चोरियां हो जा रही है। तो इस सब में कैसे बदलाव आएगा, इसके लिए आपका क्या कदम होगा? देखिए, मोटरसाइकिल चोरी और घरों में चोरी दो अलग अलग चीज़ें हैं। और आज तो मेरे मोहल्ले में भी चोरी हो गई है। और मोटरसाइकिल जो है, मेरे एक दोस्त की चोरी हुई है 5 तारीख को। अभी मैं थाने पर से ही कुछ देर पहले आया था। मेरे एक जानने वाले की मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी संतू नगर से। कुल मिलाकर अभी चोरों के लिए सबसे आसान काम हो गया मोटरसाइकिल चोरी करना। उसकी वजह यह है कि जब से बिहार सरकार ने शराबबंदी लागू की है, पूरा प्रशासनिक अमला, पूरी पुलिस फोर्स इसी काम में लगी रहती है कि कैसे शराब को पकड़ा जाए। और शराब को पकड़ने के चक्कर में बाकी दूसरी घटनाओं के समाधान और निराकरण पर उनका ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है, जिसका नतीजा ये है कि उसी शराब के तस्करी के लिए लोगों का मोटरसाइकिल चोरी होना शुरू हो गया।
सबसे ज़रूरी आप ये देखें कि पहले मोटरसाइकिल की चोरी की घटना इतनी नहीं होती थी। जब से ये शराबबंदी हुई है, आपको बॉर्डर के इलाके में, क्योंकि मधुबनी ज़िला जो है वो जुड़ा हुआ है नेपाल बॉर्डर से, मोटरसाइकिल चोर लोगों की मोटरसाइकिलें चोरी करके बॉर्डर को से पार चले जाते हैं और वहाँ से नेपाल से शराब की तस्करी करके इंडिया लाते हैं और यही धंधा चलता है। और जब वो मोटरसाइकिल चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हो जाती है शराब तस्कर के पास से या भागते हुए जैसे भी हो, उस मोटरसाइकिल का मिलना, उस मोटरसाइकिल मालिक के पास मिलना सबसे मुश्किल काम हो गया। सरकार ने ऐसी व्यवस्था बना के रखी है कि जिनका मोटरसाइकिल मिल जाता है वो भी मोटरसाइकिल उनको वापस नहीं मिल पाता है। मोटरसाइकिल के जो ओनर है, मैं बिहार सरकार से ये कह रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट गुजारिश कर रहा हूँ कि आपकी शराबबंदी योजना, मैं आपको बीइंग ए मुस्लिम ये कह रहा हूँ कि शराबबंदी हमारे हिसाब से बहुत ही अच्छी योजना है। सरकार ने जो ये लाया मुझे बहुत खुशी है और देखा जाए तो बहुत ही अच्छा काम है। लेकिन जिस तरह से इसे लागू किया जा रहा है, मैं पिछले 7 साल के रिकॉर्ड को मैं बता सकता हूँ कि मैंने एक आदमी ऐसा नहीं देखा जो शराब पीता था और शराबबंदी के बाद उसने शराब छोड़ दिया हो। निरंतर शराब पीने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। जो पीते आ रहे थे उन्होंने छोड़ा नहीं। ये कैसी शराबबंदी है? 50 रुपये 25 रुपये का जो आता है पॉलीथीन क्या आता था, उसको अब नेपाल से 100 रुपये में लोग खरीद के पीते हैं। शराब की जगह पर जब शराब नहीं मिलता लोगों को तो तरह तरह का टैबलेट, वो स्पास्मोप्रोक्सीवन हो, वो क्या कहते हैं आयोडेक्स हो, उसको भी लोग खा जाते हैं। वो वाइटनर जो होता है उसको, सोलेशन को, इसको भी सूंघते हैं, पीते हैं। मतलब कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। हमारा मधुबनी, मैंने एक फिल्म देखी थी और जिसके लिए एनडीए की सरकार पंजाब से ख़त्म हो गई, उड़ता पंजाब फिल्म बनी थी और एनडीए की सरकार बहुत फेमस हो गई थी, बहुत ही कुख्यात हो गई थी वहाँ नशे के कारण। वही लगता है कि अब जो है ना, उड़ता पंजाब हो सकता कंट्रोल में आया हो, अब हमारा बिहार उड़ता बिहार हो गया है। अब मधुबनी जो है ये तो बहुत उड़ता हुआ, क्या बहुत ऊंचाई पर नशे के मामले में सबसे ऊंचा जा रहा है। इतना बुरा हो गया है मधुबनी में नशे की हालत, ये उड़ता हुआ मधुबनी जो कहते हैं वो हो गया है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि अगर आप शराबबंदी आपने लागू की है तो वो सही से लागू हो, और अगर ये आपके कंट्रोल में नहीं है तो लोग जहरीली शराब पी के मर रहे हैं और कोई भी आदमी शराब पीने से बाज नहीं आ रहा है। नतीजा ये है कि हम बहुत सारे गरीब लोगों की मोटरसाइकिल चोरी होते हुए देखते हैं, जो किसी तरह से मोटरसाइकिल ख़रीदते हैं, अपने छोटे छोटे बिजनेस को उससे करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, उनकी मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है, उनका जीवन समाप्त हो जा रहा है। तो आपकी शराबबंदी के कारण लोग बर्बाद हो रहे हैं, लोगों की मोटरसाइकिल चोरी हो रही है और वो मोटरसाइकिल आपके प्रशासनिक अमले के लोग, आपका कानून उनको वापस नहीं होने देता है। आपके ऐसे कानून पर लानत है जो लोगों के मोटरसाइकिल को बरामद होने के बावजूद लोग उसके ऑनर तक नहीं पहुंच पाता है। आप सलाह देते हैं, मैं घटना का जिक्र कर रहा हूं, एक मोटरसाइकिल की चोरी हुई हमारे मोहल्ले में। वो मोटरसाइकिल दबाव पड़ने पर चोर के ऊपर, पता चला मुझे चोर के ऊपर दबाव पड़ा, उसने मोटरसाइकिल को कहीं पर छोड़ दिया, वो मोटरसाइकिल मिल गई। उस मोटरसाइकिल के मिलने से पहले उसने एफआईआर कर दिया। वो मोटरसाइकिल आज भी सर रहा है थाने में, उस ओनर को नहीं मिला आज तक मोटरसाइकिल। वो इतना घटिया कानून है, इस कानून को बदलने की ज़रूरत है, नहीं तो सरकार, जनता आपको बदल देगी। वापस से आएंगे एक बार फिर मधुबनी नगर निगम के बातों पर, तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के उस पार। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑफ, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। Guys, अपना वाईफाई, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed. हर कोने में, हर पल, पूरी फैमिली के लिए। Everybody's on, on, on. दिल्ली का सर्वोत्तम ब्रांड पलाक्षी प्री स्कूल अब बिहार के मधुबनी में खुल गया है। सत्र 2023-24 के लिए प्ले ग्रुप, नर्सरी, LKG और UKG के मुफ्त प्रवेश प्रारंभ।
परिवहन सुविधा के साथ योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक कोएजुकेशनल प्री स्कूल। निःशुल्क प्रवेश के लिए संपर्क करें पलाक्षी प्री स्कूल, गांधी चौक, बलुआ, वार्ड नंबर 26, पुराना 12, अवध बिहारी मंदिर के सामने, मधुबनी। मोबाइल नंबर 9430696769। ब्रेक के बाद फिर एक बार आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी। तो जैसा कि हम नगर निगम के सुरक्षा की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो एक और मूल समस्या मुझे नजर आती है वो क्षेत्र में शौचालय की समस्या है। यहाँ सुलभ शौचालय की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसकी तरफ आपका क्या कदम होगा? देखिए, इस पर भी मैंने सवाल किया था कि जहाँ बोर्ड की मीटिंग होती थी ना, तो उसमें मैंने कई बार चेयरमैन को कहा, जो मुख्य पार्षद हुआ करते थे, कि इसमें बोर्ड में 50% से अधिक महिलाएं हैं, उनके लिए समुचित रूप से शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि बोर्ड की मीटिंग के अलावा हमारी महिला पार्षद वहाँ म्युनिसिपल काउंसिल नहीं जाया करती थी। तो मैंने इस तरफ बार बार इंगित किया। कुल मिलाकर यही है बात कि किसी को काम करने की न सलाहियत रही, और अगर उस काम के प्रति हमने जागरूक भी किया तो उन्होंने लूट खसोट का, जो है कहते हैं ना, लूट खसोट ही जब जहन में रहेगा तो दूसरा कोई काम नज़र नहीं आएगा। आपको पूरे शहर में जगह जगह महिलाओं के लिए क्या, सामान्य तौर पर देखा जाए तो पुरुषों के लिए भी एक मतलब शौचालय की तो आवश्यकता है ही, और जगह जहाँ भी जो हो सकता है। आप जब समस्याओं की बात करती हैं तो मेरा एक कथन है, और मैंने उसको बार बार कहा है कि मधुबनी में समस्याएं नहीं हैं, समस्याओं में मधुबनी है। आप किस समस्या पर बात करेंगी, जिस समस्या पर बात करें, जो भी बात उठावे, टॉपिक उठावे, वहाँ आप देखेंगे मधुबनी सबसे निचले पायदान पर है। यही वजह है कि पिछले 15 सालों में सत्ता में होने के बावजूद, एक बार मैं 5 साल सत्ता में भी था, इसी विरोध के कारण हमारा वार्ड हाशिए पर चला जाता है। क्योंकि जब मैं विरोध करता हूँ तो जो कुर्सी पर बैठे हुए हाकिम होते हैं, चाहे वो मुख्य पार्षद हों या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हों, वो लोग मेरे वार्ड को विकास से वंचित रखते हैं। किसी तरह से मैं काम करवा लिया करता हूं, क्योंकि मेरा झगड़ा इसी बात को लेकर रहता है कि भाई आप मूलभूत समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं, आप लोग केवल लूट खसोट के चक्कर में लगे रहते हैं। आप अगर को लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ बात गलत है तो आप प्रोसीडिंग्स वगैरह भी खंगाल सकते हैं, और वो जो वहाँ के जो स्टाफ हैं उनसे भी पूछ सकते हैं कि मेरी कभी नहीं बनी, और मेरा हमेशा ही सत्ता पक्ष के लोगों से मनमुटाव झगड़ा ही रहा, और हमेशा मैं एक विद्रोही के रूप में काम करता रहा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले पार्षद चुन के लाते थे मुख्य पार्षद को, इस बार जनता को चुनना है। जो गलती पार्षद करते रहे वो गलती जनता ना करे। जनता ऐसे को चुने जिसका पास्ट एकदम साफ सुथरा हो, जिसकी पिछली ज़िंदगी अच्छी रही हो। आज वो भी मैदान में है मेयर प्रत्याशी के रूप में, जो अप्रत्यक्ष रूप से पिछला 5 साल चलाए हैं। वो भी कहते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, पेरिस लंदन बना देंगे। कोई पेरिस लंदन नहीं बनाएंगे। आपको मैं सभी जनता को मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप पता करें कि पिछला 5 साल का जो वोट था उसके सुपर चेयरमैन कौन थे, और एक तरफ एग्जीक्यूटिव महोदय, एक तरफ मुख्य पार्षद महोदय, और बीच में या बगल में वो सुपर चेयरमैन बैठा करते थे, और मधुबनी की समस्याओं के निराकरण पर बात करते थे। सिर्फ बातें होती थी, किया कुछ नहीं। आपको पिछले जो भी 5 साल का जो न्यूज़पेपर है या सोशल मीडिया, उस पर आपको बहुत सारा फोटोग्राफ वीडियो मिल जाएगा। जो प्रत्याशी आज कह रहे हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, वही पिछले 5 साल में अप्रत्यक्ष रूप से शासन चला रहे थे। अप्रत्यक्ष रूप से शासन चला के उन्होंने मधुबनी का ये हाल कर दिया। प्रत्यक्ष रूप से क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ऐसा नहीं होने देंगे, मुझे पूरा यकीन है।
तो जैसा कि एक बहुत बड़ी बात आपने कही कि मधुबनी में समस्या नहीं है, समस्याओं में मधुबनी है, कि जिस भी समस्या पे बात की जाए उस पे लंबी बातें की जा सकती है। तो अब जो वक्त है वो बात नहीं करके कार्य करने का वक्त है। तो एक और जो मूल समस्या मुझे नज़र आती है वो अपने क्षेत्र में अतिक्रमण की समस्या है, जिसके वजह से जाम से सबसे ज़्यादा लोगों को जूझना पड़ रहा है। जैसा अभी पिछले कुछ दिनों पहले बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षा चल रही थी, इंटरमीडिएट की, अभी आज से मैट्रिक की परीक्षा शुरू हुई है। तो ऐसे में जो बाहर से छात्र छात्राएं परीक्षा देने के लिए आते हैं उनको भी ट्रैफिक से जूझना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों का निपटारा जो है वो कैसे होगा, क्योंकि जब हम एक विकासशील शहर की बात करते हैं, एक मॉडल शहर की बात करते हैं, मतदाता को विकास चाहिए, तो ऐसे में जो ये छोटी छोटी समस्याएं जो कि सबसे बड़ी है वास्तव में, इससे कैसे छुटकारा मिलेगा? हमारी सड़कें नैरो हैं, 10 फीट की 9 फीट की सड़कें हैं। जो मुख्य सड़क है वो आपको वो कहते हैं मिलन चौक से लेकर थाना मोड़ तक, उस सड़क को दोगुना किया जा सकता है। तो जैसा कि यहाँ मुझे देखने को मिलता है कि जो मुख्य सड़कें हैं वहाँ जब निर्माण कार्य शुरू होता है तो वो लंबे अरसे तक चलता रहता है, और उस निर्माण कार्य के कारण जो पहले समस्या थी वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ जाती है, सड़कें जो हैं वो बाधित हो जाती है। तो इस सब को सही कैसे किया जा सकेगा? ये इच्छा शक्ति की कमी है, चाहे वो जिस स्तर पर आप देख लें, प्रशासनिक स्तर पर हो या लोकल स्तर पर हो या राजनीतिक स्तर पर हो, सभी के इच्छा शक्ति की कमी है। आपको मैंने पहले कहा, फिर मैं दोहरा दे रहा हूँ कि शुरुआत तो स्वयं से करनी होगी। आपने कहा अतिक्रमण के बारे में, आप आए मेरे यहाँ देखें, मेरे घर को देखें। मेरे घर के सामने एक तालाब है जो अतिक्रमण कुछ लोगों ने किया करके रखा हुआ है। उन लोगों को जब मैंने अतिक्रमण खाली करवाया, उन लोगों ने मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा कर दिया। कल को अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ तो आप ये जनता को ये लगेगा अरे इन पर भी मुकदमा है, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो मुकदमा फर्जी है। वो लोगों को अतिक्रमण मुक्त मैंने जब करना चाहा उनके अतिक्रमण को, तो उन लोगों ने फर्जी तरीके से मुकदमा कर दिया। सबसे ज़रूरी ये है कि मैं स्वयं अतिक्रमण का धुर विरोधी हूँ। मैं बिल्कुल भी इसको बर्दाश्त करने वाला आदमी नहीं हूँ। जब मैं रोड पर चलता हूँ तो ये देखा गया, प्रायः देखा गया है कि यहाँ पर सिविक सेंस की काफ़ी कमी है। लोगों को रोड पर मोटरसाइकिल चलाने में भी वो अपने मतलब रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो कहीं कहीं पर सख्ती की सख्त ज़रूरत है। सख्ती की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि अतिक्रमण जो है वो प्रशासनिक स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर लगातार खाली तो करवाया जाता है, लेकिन प्रायः आप देखेंगे कि अगले 10 दिन बाद जो है वो जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई रहती है। तो एक बार खाली करवा दिया गया, दोबारा उस पर फाइन लगाया गया। अगर उसी फाइन को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, 10 गुना 20 गुना कर दिया जाए कि अगर आपने फिर से अतिक्रमण किया, जो आपका हद है उससे आप आगे बढ़े, तो आप पर को इतना फ़ाइन किया जाएगा। और अगर फ़ाइन नहीं देता है तो कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है। प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों पर कोर्ट में केस कर दिया जाए। पर्सनली वो नहीं दे पाएंगे, मान लेते हैं अगर, लेकिन जब वो कोर्ट में आएंगे ना तो उनको जमा करना है कोर्ट से, तब तक उनको बेल ना मिले जब तक वो फ़ाइन न जमा करते। जब उनको कोर्ट का चक्कर लगेगा कि वो अपराधी हैं, तो वो फिर छोड़ देंगे इस काम को। सख्ती देखिए, हमारे यहाँ जो है ना, कानून को फॉलो करने वाले लोग कम हैं, लॉ अबाइडिंग पीपल कम हैं। लोग फोर्सफुली, जब अगर उनको फोर्स किया जाता है तब कानून को मानते हैं, डर से कानून को मानते हैं, अपनी इच्छा से नहीं मानते हैं। तो मेरा कहना है कि अगर कहीं पर डर से कानून को लागू करना है, डरा कर, तो वो कानून लागू करने के लिए डराना पड़े तो हमें डराना चाहिए, प्रशासन को डराना चाहिए। पर लोगों के अंदर कानून का खौफ होना ही चाहिए, चाहे वो डंडे के ज़ोर पर हो, चाहे कोर्ट के ज़ोर पर हो, जैसे भी हो। लोग समझने के लिए तैयार नहीं हैं तो बल प्रयोग, कानून का भय, ये ज़रूरी है। और अगर हम उस कुर्सी पर पहुंचते हैं तो जैसा कि मेरा मानना है, मैंने पहले भी कहा कि सबसे पहले तो मैं स्वयं पर लागू करता हूं, बाद में लोगों को। तो मैंने तो अपने ऊपर लागू किया हुआ है हमेशा से जीवन में। आप कहीं भी सीसीटीवी उल्टा कर देख लीजिए, शहर में बहुत सारी जगह पर सीसीटीवी है। जब मोटरसाइकिल से मैं निकल रहा हूँ या मैं अपनी गाड़ी से, तो आप कहीं नहीं पाएंगे, आज नहीं, आज इलेक्शन के वक्त में नहीं, आज जब भी 1 साल 2 साल 10 साल का भी निकाल के देख लीजिए फुटेज, तो आप मुझे कहीं पर भी सड़क यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हुए नहीं पाएंगी। आप मधुबनी की जनता को किस प्रकार से इस चीज़ के लिए राज़ी कर पाएंगे कि वो यातायात नियमों का पालन करें? मैंने कहा ना, पहले तो प्यार से,
जैसे अतिक्रमण मुक्त करवाया गया, प्यार से कहा गया, समझाया गया, डराया गया, और वो नहीं माने तो फिर उस पर फाइन लागू किया गया, इम्पोज किया गया। तो फाइन इम्पोज जो किया जाता है या उस पर चार्ज किया जाता है, तो वो फाइन काफ़ी मतलब इसके ताकत के साथ, जैसा कि लोगों में आर्थिक दंड को लेके बहुत ज़्यादा भय बना हुआ है। तो ये होना चाहिए। आर्थिक दंड लगने के बाद अगर उसको वसूल हो जाता है जो, तो लोगों में खौफ बना रहता है, ये ज़रूरी है। इसको लागू अभी भी लागू किया जा सकता है, कोई उसके लिए हमारे मेयर बनने की ज़रूरत नहीं है, वो अभी भी। और जब मैंने कहा कि अगर हम मेयर बन जाते हैं या उस कुर्सी पर पहुँचते हैं और या ना पहुँचते हैं, दोनों ही कंडीशन में मेरा काम होगा कि शहर को कैसे सुधारा जाए। उसके लिए हमारी जो भी कुर्बानियाँ होंगी, मैं अपने शहर को देने के लिए तैयार हूँ। मैं पहले भी देता रहा था, आगे भी देता रहूँगा। लोग इसके लिए अगर हमसे नाराज़ होते हैं तो हो जाएं, जब सख्ती की जाती है तो लोग नाराज़ होते हो जाएं, लेकिन मैं कानून को लागू करवाने के लिए प्रशासन के साथ कदम ताल करने के लिए तैयार हूँ। उसके लिए जो करना पड़ेगा मैं करूँगा। एक और कार्य जो मैं जानना चाहती हूँ, जैसे कि शहर को सुधारने की बात हुई है, तो हमारे शहर में गंदगी की समस्या भी बहुत ज़्यादा है, और इसकी वजह से जो मच्छर हैं या विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। शहर को मच्छर मुक्त करना है, शहर को गंदगी मुक्त करना है, तो इसके लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे? देखिए, जब गंदगी को हम नियंत्रण में कर लेंगे तो मच्छर जनित बीमारियों से भी हम लोग छुटकारा पा लेंगे, उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि एक तो सिविक सेंस डेवलप करना, लोगों के अंदर में ये जागरूकता फैलाना ज़रूरी है। और जागरूकता से अगर काम नहीं चले तो अर्थदंड की बात होती है, जो ज़रूरी है। अगर हम अपने इलाके को, एरिया को साफ़ रखते हैं, जल जमाव होने से रोकते हैं, गंदा पानी जमा होने से रोकते हैं, अगर इन सब चीज़ों को करने में हम लोग कामयाब रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों पर हम लोग काबू पा सकते हैं। मच्छरों पर काबू पा सकते हैं, उसकी उत्पत्ति पर और उससे जनित रोगों पर भी हम लोग काबू पा सकते हैं। फिर हमको फॉगिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फॉगिंग जो होता है वो पूर्ण रूपेण एक प्रदूषण है, उसमें केमिकल का प्रयोग होता है, वो भी हर जगह नहीं हो पाता है। नतीजा ये होता है कि जिस मच्छर को जिस एरिया में उससे दो चार होना पड़ा, उससे मरा कुछ बचा, फिर उसकी इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत हो जाती है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो जाती है उस केमिकल के प्रति। फिर उस केमिकल का उस पर असर नहीं होता है और तब और ताकतवर होकर और नुकसान पहुंचाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। इसके लिए हम अपने घर को जैसे साफ़ रखते हैं वैसे अपने आस पड़ोस को साफ़ रखें। बस सिविक सेंस को डेवलप करना, जागरूकता फैलाना हम लोगों की ड्यूटी होनी चाहिए, और लोगों की ड्यूटी है कि हम अपने शहर को कैसे साफ रखें। हाँ, लेकिन नगर निगम की तरफ से कोई कार्य योजना तैयार की जाएगी ना, कि जो शहर की गंदगी इकट्ठा हो रही है वो किन जगहों पर इकट्ठा की जाए? क्योंकि लोग अपने आसपास को तो साफ कर लेंगे, लेकिन वो गंदगी उठा के कहीं तो रखेंगे। उन्हें कोई पर्टिकुलर जगह चाहिए जहाँ वो गंदगी को डंप किया जा सके। तो इसके लिए क्या कार्य किया जाएगा? गंदगी को, कचरे को एक जगह स्टोर किया जाता है। यहाँ से जहाँ भी गंदगी लगती है, जो कचरा उठाव होता है जो, तो उसको कचरा प्रसंस्करण के लिए पहुंचाया जाता है, और कुछ छोटे स्तर पर वहाँ काम भी हो रहा है। और जो कचरा अभी हम लोगों की समस्या है, लेकिन जहाँ तक अभी मैं वर्तमान की बात करूँ तो वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि एक खास मोहल्ले से कचरा उठा के उस मोहल्ले के अंत में कोई एक बड़ा सा गड्ढा हो या कोई ऐसी जगह हो, वहाँ पे वो सारा कचरा रख दिया जाता है और वहाँ से उठाया नहीं जाता है। और इस वजह से मोहल्ले से कचरा निकल तो गया, लेकिन मोहल्ला वापस से उसी तरीके से प्रदूषित होता रहता है। तो फिर इन सारी समस्याओं को कैसे निपटाया जाएगा? देखिए, एक सेंटर बना हुआ है जहाँ पर कचरे को डंप करना है, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारी ज़्यादा जगह नहीं है। उस जगह से भी कचरा के, जैसे हरा डब्बा, ब्लू डब्बा, मतलब कचरे का जो डब्बा सब है, एक है इसके मेडिकल के लिए पीला डब्बा। तो लोगों को जागरूक करना होगा। जैसे खाद्य पदार्थों का जो डब्बा है हरा वाला, या जो गीला कचरा जो कहते हैं, अगर उसका प्रसंस्करण किया जाए, उसको अगर इस्तेमाल में लाया जाए तो बहुत सारा उससे खाद भी बन सकता है और बिजली उत्पन्न भी की जा सकती है, जो बहुत सारा काम उसमें होता हुआ दिखा है। बदकिस्मती से हम लोग उस लेवल पर नहीं पहुँचे हैं। हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ कचरे को इधर से उधर डंप करने के चक्कर में ही पड़े हुए हैं। मेरा है कहना कि बस हम लोगों को
इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। नगर निगम को बहुत बड़े स्तर पर इस पर काम करना होगा। अभी जो भी हो रहा है वो एक समझ लीजिए कि सांकेतिक रूप से हो रहा है, और सांकेतिक रूप से किए गए कार्य से कोई फ़ायदा नहीं होता है। कचरा प्रसंस्करण और एकदम ज़रूरी है, उसका निस्तारण एकदम ज़रूरी है। अगर हम कचरे का निस्तारण नहीं करते हैं ढंग से तो समस्या के समूल निदान की ओर हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम लोगों को इसके प्रति एग्रेसिव होना पड़ेगा, और लोगों को भी मैं कहता हूँ कि आप देखिए, एक मानव की बात अगर करें तो मानव जाति के अलावा दूसरी जो भी प्रजाति है वो कचरा नहीं फैलाती है। बिल्कुल। और सबसे समझदार हम लोगों में मुस्लिम हम लोगों में कहा गया कि अशरफुल मखलूक़ात, इंसान तमाम मखलूक में सबसे आला है। यानी जितनी भी मखलूक, जितनी भी प्रजातियां हैं पृथ्वी पर, उसमें सबसे अच्छी प्रजाति, सबसे बड़ी प्रजाति इंसानों की है। और वही प्रजाति इस पृथ्वी के, इस ग्रह के समूल नाश का कारण बनेगी, चाहे वो प्लास्टिक के कारण हो, चाहे भी जो भी कार्बन के उत्सर्जन के कारण हो, कारण जो भी हो। हम लोग कचरा फैलाने वाले, जैसे कि आप महसूस करेंगे आने वाले वक्त में, अभी हमारी नदियाँ प्रदूषित हुई हैं, जो आज से 50 साल पहले लोग सोच नहीं सकते थे। आने वाले वक्त में आप देखिए कि हमारे यहाँ से जो भी बीचेज़ हैं, समुद्री तट है, जो भारत से, मतलब जैसे मैं मुंबई एक बार गया था तो वहाँ की बीचेज़ मैंने देखा काफ़ी गंदा, वहाँ का पानी भी खूब गंदा। तो मानव जाति इसलिए नहीं जानी जाए जो कचरा फैलाने वाली प्रजाति है। हम ये आग्रह करते हैं कि कम से कम कचरा फैलाएं और ऐसा काम ना करें जिससे प्रदूषण बढ़ता हो। कोशिश हो, बहुत यही कोशिश होनी चाहिए कि कचरे का निस्तारण तो हो ही, कचरा फैले ही नहीं, कम से कम कचरे, ऐसे सब पदार्थ की हमको ज़रूरत पड़े जिससे कचरा नहीं फैलता हो। तो जैसा कि हम मधुबनी नगर निगम के सुरक्षा और विकास की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे साथ मौजूद हैं मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी मोहम्मद साजहा अंसारी, जिन्होंने ना सिर्फ कार्य योजनाएं बताई है बल्कि बताया है कि किस प्रकार से मेयर बनते हैं तो भी और नहीं बनते हैं तो भी व्यक्तिगत रूप से शहर को सुधारने में इनका योगदान रहेगा। आप अंत में डेन न्यूज़ के माध्यम से जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे, मतदाताओं को अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहली बात, मैं मतदाताओं को मतदाता नहीं, एक जागरूक नागरिक के तौर पर देखता हूं। एक जागरूक नागरिक ही आपको बदलाव ला सकता है, और अगर सभी नागरिक जागरूक हो जाएं और नागरिक होने का कर्तव्य बोध अपने अंदर में लाएं। हमें इस बात की फिक्र रहती है कि मेरे अधिकार क्या हैं, हमारे अधिकार क्या हैं, लेकिन इस बात की फिक्र बिल्कुल नहीं रहती है, चिंता बिल्कुल नहीं रहती है कि हमारा कर्तव्य क्या है। तो जितना कम हो सके कार्बन फुटप्रिंट पैदा करें, कचरा कम से कम फैलाएं, अपने आस पास कम से कम गंदा करें, और ऐसी प्रजाति के रूप में न जाने जाएं जो सिर्फ कचरा फैलाता हो। और अंत में यही हम कहेंगे, इस बार ताकत आपके हाथ में है, मौका भी आपके हाथ में है। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट प्रत्याशी आपके बीच में हैं, सबके पिछली ज़िंदगी को तलाशिए, खंगालिए, और जो सही लगे, जिसकी पिछली ज़िंदगी, पिछला काम आपको लगे कि नहीं ये साफ़ सुथरी छवि वाले हैं और ये कुछ कर सकते हैं, और इनका अपना कोई पर्सनल लस्ट नहीं है, कोई अपना लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर आप अगर किसी को भी वोट करेंगे तो मेरी गारंटी है कि आपका नगर निगम एक नज़ीर, एक मिसाल बनेगा पूरे भारतवर्ष के लिए। और मधुबनी ही सिर्फ साफ़ सुथरा नहीं रहेगा, जिस तरह से इंदौर साल दर साल पूरे हिंदुस्तान में, भारत में स्वच्छता के मामले में सबसे नंबर 1 शहर होता है, वैसे ही मधुबनी भी होगा। तो आइए हम सब मिलकर अपने नगर निगम मधुबनी को सबसे सुंदर स्वच्छ शहर बनाने में अपना योगदान दें। उनको चुने जो कचरा फैलाने वाले नहीं हो, चाहे वो नैतिक तौर पर हो, सामाजिक तौर पर हो, या किसी भी स्तर पर जो कचरा नहीं फैलाया जिन्होंने, उनका साथ दें। इस प्रकार आप मधुबनी में बदलाव ला सकते हैं। हम आपसे विनती करते हैं
कि किसी को भी अपना मत देने से पहले अपने आप को एक प्रबुद्ध नागरिक होने का सबूत देते हुए ऐसे को चुने जो साफ सुथरी छवि के हों, कर्मठ हों, ईमानदार हों। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी बेहतरीन और खूबसूरत संदेश के साथ इस साक्षात्कार को यहीं रोकते हैं। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।